रेखा बेटा, जरा ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पर रखी मैगजीन देना, पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। रविंद्र ने अपने कमरे से आवाज़ लगाई। आराम कुर्सी पर वह लगभग लेटे हुए थे और खुद उठकर बाहर जाने का उनका मन नहीं हुआ। पता नहीं क्यों आज इतनी उदासी हावी है। खालीपन तो पत्नी के जाने के बाद से उनके अंदर समा चुका है, पर कट गई थी जिंदगी बच्चों को पालते हुए। सोमा की तस्वीर की और उन्होंने देखा। बाहर ड्राइंग रूम में नहीं लगाई थी उन्होंने वह तस्वीर, उसे अपने पास रखना चाहते थे, वैसे ही जैसे इस कमरे में वह उनके साथ रहा करती थी। जाने से पहले रेखा तो उनकी एक आवाज़ पर बचपन से ही दौड़ दौड़ कर काम करने की आदी है। सोम के गुजर जाने के बाद वह उस पर ही पूरी तरह से निर्भर हो गए थे। बेटा तो शुरू से ही उनसे दूर रहा था, पहले पढ़ाई के कारण हॉस्टल में और फिर बाद में नौकरी के कारण दूसरे शहर में। एक सहज रिश्ता या कहे कंफर्ट लेवल उसके साथ बन ही नहीं पाया था। हालांकि वह जब भी आता था पापा की हर चीज़ का ख्याल रखता था, ज़रूरत की चीज़ें जुटाकर जाता था ताकि पापा और रेखा को कोई परेशानी न हो। बेटे ने जब भी उनके पास आना चाहा, ना जाने क्यों वह एकदम पीछे हट जाते थे। एक अबूझ से दीवार खींच दी थी उन्होंने। किसी शिकायत या नाराजगी की वजह से ऐसा नहीं था, और कारण वह खुद भी समझ नहीं पाए थे और ना ही बेटा। सोमा की मौत की वजह वह नहीं था, फिर भी उन्हें लगता था कि अगर वह उन छुट्टियों में अगर घर आ जाता तो सोमा कुछ दिन और जी लेती। हॉस्टल में फुटबॉल खेलते हुए उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया था और उसके लिए यात्रा करना संभव नहीं था। छोटा ही तो था, छठी क्लास में, घर से दूर था, इसलिए चोट लगने पर घबरा गया था। बार बार उससे बुखार आ रहा था और अकेले भेजना संभव नहीं था, और रविंद्र सोमा को ऐसी हालत में नन्ही रेखा के भरोसे उसे लेने भी नहीं जा सकते थे। जब मलाल भी उन्हें हमेशा सताता रहा कि काश वह चले जाते तो माँ जाते जाते अपने बेटे को देख तो लेती। वह 2 साल से कैंसर से जूझ रही थी, तभी तो मोहन को हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया गया था। यही तय हुआ था कि 2 साल बाद जब रेखा 5वीं जमात में आ जाएगी उसे भी हॉस्टल भेज देंगे। आखिरी दिनों में रेखा को सीने से चिपकाए सोमा मोहन को ही याद करती रही थी। मोहन ने भी बड़े होने के बाद रेखा से कहा था, पापा मुझे लेने आ जाते या किसी को भेज देते तो मैं माँ से मिल तो लेता। रेखा जो समय से पहले बड़ी हो गई थी, इस प्रकरण से हमेशा बचने की कोशिश करती थी। बेकार में दुख को और क्यों बढ़ाया जाए, किसकी गलती थी, किसने क्या नहीं किया, इसी पर अटके रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। माँ को तो जाना ही था, दोष देने और खुद को दोषी माना फिजूल है। तभी से वह उन दोनों के बीच की कड़ी बन गई थी, चाहे अनचाहे। पापा को लेकर हालांकि मोहन ने कभी भी विरोधात्मक रवैया नहीं रखा था और न ही रेखा को लेकर कोई द्वेष था मन में। भाई बहन में खूब प्यार था और एक सहज रिश्ता भी। रूठना मनाना, लड़ाई झगड़ा और अपनी बातें शेयर करना, जैसा कि आम भाई बहन के बीच होता है। लेकिन पापा और भाई की यही कोशिश रहती कि उसके द्वारा एक दूसरे तक बात पहुंच जाए। यह कहना गलत ना होगा कि रेखा पापा और भाई के बीच एक सेतु का काम करती थी। उसके माध्यम से अपनी अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना उन दोनों को ही आसान लगता था। कभी कभी रेखा को लगता था कि उसकी वजह से ही पिता पुत्र दो किनारों पर झिटके रहे। वह ऐसी नदी बन गई है जिसकी लहरें दोनों किनारों पर जाकर बहाव को यहाँ वहाँ धकेलती रहती है, लेकिन दोनों किनारों के बहाव को चाहकर भी आपस में एक कर पाने में असमर्थ रही है। बचपन की बात अलग है, तब उसे उन दोनों के बीच माध्यम बनने में बहुत आनंद आता था। लगता था कि वह बहुत समझदार है। माँ भी बहुत हंसा करती थी कि देखो छुटकी को बड़ा बनने में कितना आनंद आता है। अरे अभी से क्यों इन पछड़ों में पड़ती है, बड़े होने पर तो जिम्मेदारियों के भारी भारी बोझ उठानी पड़ते हैं। वह अक्सर कहती, लेकिन उसे तो पापा और भाई दोनों पर रोब झाड़ने में बहुत मजा आता था। पर अब जिंदगी और रिश्ते के मर्म को समझने के बाद उसे एहसास हो चुका था कि उसका माध्यम बने रहना कितना गलत है। दूरियां तभी खत्म होंगी जब वह बीच में नहीं होगी, पर उसके बिना जीने की कल्पना दोनों ही नहीं करना चाहते थे। नदी बस निर्विघ्न बहती रहे तो रिश्ता रितेगा नहीं, सूखेगा नहीं। आवाज लगाने के बाद रविंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। रेखा तो अब है ही नहीं यहाँ। ये लीजिए पापा जी। आशा ने जैसे उनकी आवाज़ सुनी, मैगजीन लेकर तुरंत उनके कमरे में उपस्थित हो गई। पापा जी और कुछ चाहिए? उसने बहुत ही शालीनता से पूछा। नहीं, कुछ चाहिए होगा तो खुद ले लूँगा। भूल गया था पल भर को कि रेखा नहीं है। तिरस्कार, कटुता, क्रोध मिश्रित तीक्ष्ण स्वर और चेहरे पर फैली कठोरता, इस तरह की प्रतिक्रिया और व्यवहार की आशा को आदत हो गई अब। पापा उससे सीधे मुंह बात नहीं करते।
कोई बात नहीं, पर वह अपना फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं हटती। आशा समझती है कि रेखा की कमी उन्हें खलती है, इसलिए बहुत खिन्ने रहने लगे हैं। आखिर बरसों से रेखा पर निर्भर रहे हैं, वह उनकी हर आदत से परिचित है, जानती है कि उन्हें कब क्या चाहिए। रिटायर होने के बाद से तो वे छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ही उखड़ने लगे हैं। शुरुआत में आशा को बुरा लगता था, पर अब नहीं। शादी हुए 1.5 साल हुए हैं और 1 साल से रेखा यहाँ नहीं है। पता नहीं क्यों दूसरे शहर की नौकरी को उसने प्राथमिकता दी, जबकि जहाँ भी ऑफर थे उसके पास नौकरी के। कुछ कुछ तो वह इसकी वजह समझती थी। रेखा कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं करती थी। आशा ने तब मन ही मन उसे सहारा भी था, पर उसके जाने के बाद वह सहम भी गई थी। कैसे संभालेगी वह घर को, पिता पुत्र के बीच पसरे ठंडेपन को। कितने कम शब्दों में संवाद होता है, बाप रे। वह तो अपने पापा से इतनी बातें करती थी कि सब उसे चैटर बॉक्स कहते हैं। उसका भाई भी तो पापा से ही चिपका रहता है, और माँ दिखावटी गुस्सा करती है कि माँ से तो तुम दोनों को लगाव ही नहीं है। पर भीतर ही भीतर वह बहुत खुशी महसूस करती है। बच्चों का पिता से लगाव होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि माँ से प्यार और आत्मीयता का संबंध सहज और स्वाभाविक ही होता है। उसके लिए प्रयत्न नहीं करने पड़ते। उस पर ठहरी वह एक विजातीय लड़की। बेटी ने लव मैरिज की, यह बात भी पापा को बहुत खटकती है। आशा जानती है वह तो रेखा ने स्थिति को संभाल लिया था, वरना मोहन उसे लेकर अलग हो जाने पर आमदा हो गया था। दोनों के बीच सेतु बन रिश्तों पर किसी तरह पैबंद लगा दिया था। आशा भी शादी के बाद रेखा पर बिल्कुल निर्भर थी। ननद भाभी से ज़्यादा उनके बीच दोस्ती का रिश्ता अधिक था। जब उसने मोहन से शादी करने का फैसला लिया था, तो माँ के मन में आशंकाएं थी। इतने समय से रेखा एक घर संभालती आ रही है, पूरा राज्य उसका, कहीं वह तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से वंचित न कर दे। मोहन भी तो उसकी कोई बात टालता नहीं है, जबकि वह उससे छोटी है। कहीं सास बनने की कोशिश न करे, संभल कर रहना और अपने अधिकार न छोड़ना। कुंवारी ननद वैसे भी जी का जंजाल होती है। आशा को न तो अपने अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ा, और न ही उसे लगा कि रेखा निरंकुश शासन करना चाहती है। हनीमून से जब वे लौट कर आए थे, और सहमे कदमों से जब आशा ने रसोई में कदम रखा था, तो घर की चाबियों का गुच्छा उसे थमाते हुए रेखा ने कहा था, भाभी संभालो अपना घर, बहुत निभा ली मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ, थोड़ा मैं भी जी लूँ। मोहन को पापा को जैसे चाहे संभालो, पर मुझे मुक्ति दे दो। आपकी सहायता करने को हमेशा तत्पर रहूंगी। ऐसे टिप्स भी दूंगी जिनसे आप इन 2 मिसाइलों से निपट भी लेंगी। बचपन से बड़े पैतरे अपनाने पड़े हैं, तो सब दिमाग में रजिस्टर हो चुके हैं। सब आपको दे दूंगी, ताकि मेरा दिमाग खाली हो और उसमें कुछ नई और फ्रेश चीज़ें भरे। मुस्कुराते हुए जिस अंदाज से रेखा ने कहा था, उससे आशा को जहाँ हंसी आ गई थी, वही सारा भय भी दूर हो गया था। नहा की कुंवारी नंदों को बदनाम किया जाता है, उनसे अच्छी सहेली और कौन हो सकता है ससुराल में। उसके बाद रेखा ने जैसे एक बैक सीट ले ली थी, और आशा ने मोर्चा संभाल लिया था। पापा को आशा को दिल से स्वीकारने और बेटी जैसा सम्मान व स्नेह मिलने के लिए रेखा को यही सही लगा था कि वह एक दूरी बना ले। इससे रेखा पर पापा की निर्भरता कम होगी, साथ ही आशा को वह समझ पाएंगे, और मोहन को भी। सेतु नहीं होगा तो खुद ही संवाद स्थापित करना होगा उन दोनों को। भाभी, आप उन दोनों के बीच सेतु बनने की गलती मत करना। आपको बहुत कुछ नज़रअंदाज करना होगा, बेशक इन लोगों को लगे कि आप उनकी उपेक्षा कर रही हैं। रेखा ने कहा था तो आशा ने उसका माथा चूम लिया था। 2-3 साल ही तो छोटी है उससे, पर एक ठोस संबल उसे भी तो चाहिए होता होगा। लाओ तुम्हारे बालों में तेल लगा देती हूँ, आशा ने कहा था, तो रेखा झट से अपने लंबे बालों को खोलकर फर्श पर बैठ गई थी। कोई पैम्पर करे तो कितना अच्छा लगता है। तब आशा ने उसे अपने गोदी में लेटा लिया था। भाभी, लगता है मानो माँ की गोद में लेटी हूँ। तरस गई थी इस लाड़ के लिए। लोगों को लगता है कि घर की सत्ता मेरे हाथों में है, इसलिए मैं खुश नसीब हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि रोके टोके, पर उन्हें कौन समझाए कि रोकना टोकना, प्रतिबंध लगाना या डांट सुनना कितना अच्छा लगता है। तब यह नहीं लगता कि हम किसी जिम्मेदारी के नीचे दबे हैं। दूरियां कभी कभी कितनी अच्छी हो सकती है। आशा को एहसास हो रहा था कि रेखा के जाने के बाद उसे बहुत दिक्कतें आईं। पिता पुत्र के बीच अक्सर छाया रहने वाला मौन, और बात बात पर पापा का उसे अपमानित करना, उसकी गलतियां निकालना, और विजातीय होने के कारण उसकी सही बात को भी गलत ठहराना। आशा ने भी ठान लिया था कि वह कभी पापा की बात को नहीं काटेगी। अपमान का घूंट पीना उसके लिए कोई आसान नहीं था, पर मोहन और रेखा के सहयोग से उसने धैर्य की कुछ घुट्टी जहाँ पी ली थी, और कुछ वह अपने साथ सहनशीलता को एक तरह से दहेज में ही लेकर आई थी।
माँ ने यह पाठ बचपन से ही पढ़ाया था, क्योंकि वह इतना तो जानती थी कि चाहे आप कितना ही क्यों ना पढ़ लिख जाएं, कितनी पुरुषों से आगे क्यों ना निकल जाएं, सहनशीलता की आवश्यकता हर मोड़ पर पड़ती है गृहस्थी चलाने के लिए। शायद इसे वह परंपरा ही मानती थी। वह चुपचाप पापा के सारे काम करती, समय पर उनको खाना देती, दवा देती और सुबह शाम सैर करने के लिए जिद करके भेजती। वह कुछ अलग नहीं कर रही थी। ऐसा तो वह अपने मायके में भी करती थी, केवल रिश्ते का नाम यहाँ अलग था, पर रिश्ता तो वही था, पिता का। उससे गलतियाँ होती थी, स्वाभाविक ही है। तो क्या हुआ, रेखा कहती, ज़्यादा मत सोचो भाभी, बहुत गड़बड़ हुई तो मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूंगी नहीं। यह मत सोचना कि मैंने अपनी आज़ादी पाने के लिए यह कदम उठाया। मैं तो केवल आपको उस घर में आपका अधिकार दिलाना चाहती हूँ। पापा को थोड़ा सक्रिय भी होना पड़ेगा, वरना जंग लग जाएगी उनके शरीर में और फिर मन में। असहाय और अकेले होने की भावना से खुद को ही आहत करते रहेंगे और दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे हर काम के लिए। उन्हें मन की उदासी से निकलकर अपने खुद के लिए और फिर दूसरों के लिए जीना सीखना होगा। अपने को दोषी मानकर और आत्म प्रताड़ना और स्वयं पर दया करते रहना उनका स्वभाव सा बन गया है। हम केवल मदद कर सकते हैं, पर निकलना उन्हें खुद ही होगा, फिर चाहे उन्हें कुछ झटके क्यों न देने पड़े। आसान नहीं है, पर भाभी अब तो मुझे भी वह फ़ोन पर बहुत कुछ सुना देते हैं। मज़ा आता है, कम से कम मुझे पेडेस्टल से तो उतार रहे हैं। अब थोड़ी कम थकान महसूस करती हूँ, पर आपको थकाने के लिए सॉरी। चलो भैया से थकान उतरवा लेना। हंसी थी वह जोर से, तो आशा के चेहरे पर लाली छा गई थी। जब रोज एक ही स्थिति से गुजरना पड़े तो वह आदत बन जाती है और फिर खलती नहीं है। रविंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। देख रहे थे कि बेटा बहू उनका कितना ध्यान रखते हैं। बेटे के साथ संवाद बढ़ गया था, क्योंकि आशा ने सेतु बनने से साफ मना कर दिया था। फिर नाराजगी करे भी तो किस बात पर? कब तक बेवजह नुक्स निकालते रहेंगे? जब वह पार्क में सैर करने जाते हैं तो देखते सुनते तो हैं कि बूढ़े माँ बाप के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं बेटा बहू। कुछ तो खाने के लिए तरसते रहते हैं, न समय पर खाना मिलता है न दवा, और पैसे के लिए भी हाथ फैलाते रहो। महानगरीय जीवन की त्रासदी से अवगत है वह। भाग्यशाली है कि उनकी दशा सुखद है। पेंशन का पैसा बैंक में ही पड़ा रहता है, जब जो चाहे खरीद लेते हैं, खर्च कर लेते हैं। मोहन तो एक बार कहने पर ही सारी चीज़ें जुटा देता है। रेखा नहीं है तब भी जिंदगी मजे से कट रही है उनकी। जब इंसान आत्ममंथन करने लगता है तो दिमाग में लगे जाले साफ होने लगते हैं। पिता पुत्र के बीच खींची दीवार धीरे धीरे ही सही दरकने लगी थी। बहू बेटी नहीं बन सकती, यह मानने वाले रविंद्र उसे बहू का दर्जा देने लगे थे। उसके विजातीय होने के बावजूद रेखा ने जो दूरियां बनाई थी, वे आशा को, मोहन को उनके पास ला रही थी। रेखा, रविंद्र ने जैसी आवाज लगाई तो उसे गले में ही रोक लिया। कमरे के भीतर ही सिमट गया रेखा का नाम। आशा, में आज शाम को खिचड़ी ही खाऊंगा, साथ में सूप बना देना अगर दिक्कत न हो तो। रसोई के दरवाजे पर खड़े रविंद्र ने धीमे स्वर में कहा। झिझक थी उनके स्वर में, समझती ही आशा, वक्त लगेगा दूरियां खत्म होने में। एक कदम की दूरी ही बेशक तय हो, पर शुरुआत तो हो गई है। वह इंतजार करेगी जब पापा उसे बहू नहीं बेटी समझेंगे। रेखा भी तो कब से उस दिन का इंतजार कर रही है। वह जानबूझकर आती नहीं है मिलने भी कि कहीं पापा उसे देखकर आशा के प्रति कठोर ना हो जाए। बहुत ग्लानि होती है कई बार भाभी, मेरी वजह से आपको इतना सब झेलना पड़ रहा है। कल जब आशा से बात हुई थी तो रेखा ने कहा था, गिल्टी फीलिंग से बाहर निकलो रेखा, सब ठीक हो जाएगा, आ जाओ थोड़े दिनों के लिए। मोहन भी मिस कर रहे हैं तुम्हें। आशा ने सोचा कल ही रेखा को फ़ोन करके कहेगी कि उसे आ जाना चाहिए मिलने। बेटी है वह घर की, आशा को अधिकार दिलाने के चक्कर में अपना हक और अपने हिस्से के प्यार को क्यों छोड़ रही है वह तो कितना तड़प रही है सबसे मिलने के लिए। फ़ोन पर चाहे जितनी बात कर लो, पर आमने सामने बैठकर बात करने का मजा ही कुछ और होता है। सारी भावनाएं चेहरे पर दिखती है तब। अरे पापा, बिल्कुल बन जाएगा, मैं भी आज खिचड़ी खाऊंगा और साथ में सूप। वाह, मज़ा आ जाएगा। मोहन उनके साथ आकर खड़ा हो गया था। दोनों साथ साथ खड़े थे। अपनेपन की एक सौंधी खुशबू खिचड़ी के लिए बनाए तड़के के साथ उठी और आशा को लगा जैसे आज देहरी पार कर उसने सचमुच अपने घर में प्रवेश किया है। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।